ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। संस्कृतं भारतम इत्याख्ये आमुखपटले व्याकरणविषयिण्यां कक्षायां समवेतानां समेषां विदुषां भवतां विदुषीणां भवतीनां जिज्ञासूनां छात्राणां च स्वागतम् अभिनंदनं च व्याहरामि। मित्रों, हम लोग वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के कारक प्रकरण को विषय स्वाध्याय का विषय बनाकर 17 अप्रैल से कल तक कारक प्रकरण का स्वाध्याय किया। कल वह यानी कारक प्रकरण को लक्ष्य बनाकर जो हम लोगों की स्वाध्याय यात्रा चल रही थी वह पूर्णता को प्राप्त कर चुकी, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर चुकी। आज से हम समास प्रकरण को अपनी दूसरी स्वाध्याय यात्रा का विषय बनाकर यहाँ स्वाध्याय हेतु समवेत हुए हैं। आज से हम समास प्रकरण पर अपना चिंतन मनन निधिध्यासन करेंगे। हम लोग विगत स्वाध्याय यात्रा में भी वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी की रचना के संदर्भ में विचार किया था कि इस ग्रंथ की रचना आचार्य ने वैयाकरणों के सिद्धांतभूत जो वाक्य स्फोट है, वाक्य स्फोटोति निष्कर्षे तिष्ठतीति मतिस्थिति ही, इस सिद्धांत को ध्यान में रखकर वाक्य संस्कार यानी वाक्यानुवाख्यान को लक्ष्य कर इस ग्रंथ का प्रवर्तन हुआ है। परिणामस्वरूप यूँ तो सर्वे शब्द धातु, सभी शब्द धातु से उत्पन्न हुए हैं, बने हुए हैं। सबका निर्वचन धातुओं से प्रकृति प्रत्यय के योग से हुआ है। तो मूलतः धातु से होने वाले प्रकृति प्रत्ययों, प्रकृति प्रत्यार्थों का निर्वचन करते हुए हमें वाक्य की ओर, वाक्यार्थ प्रतिपत्ति की ओर, वाक्यानुवाख्यान की ओर बढ़ना था। यह जो सरणी थी हमारी, वह आरोहण क्रम वाली सरणी थी, आरोहण क्रम मार्ग था। लेकिन आचार्य ने वाक्य को ही अपने सिद्धांत में वाक्य को प्रमुखता देने के लिए अपने ग्रंथ के प्रणयन व्याज से पहले वाक्य संस्कार को ध्यान में रख करके ही इस ग्रंथ का प्रवर्तन किया। यानी इस ग्रंथ में पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, पाणिनि के सूत्र, कात्यायन के वार्तिक और पतंजलि के महाभाष्य, इन तीनों आचार्यों के सिद्धांतों को एकीकृत करते हुए सबकी सम्मति को इसमें अन्वित करते हुए इस ग्रंथ की रचना की, वाक्य संस्कार को ध्यान में रखकर।
इसलिए सबसे पहले वाक्यान्वाख्यान के लिए सर्वत्र उपयोगी संज्ञा प्रकरण का इन्होंने इस ग्रंथ में समायोजन किया। उसके बाद वाक्यगत पदों के समूह को वाक्य कहते हैं। तो वाक्यगत वाक्य में दो तरह के पद होते हैं, एक सुबंत पद और एक तिङन्त पद। ये दोनों पद में जब संहिता होती है तो ऐसी परिस्थिति में पदों के कुछ पदघट कुछ वर्णों में परिवर्तन होता है। उस परिवर्तन को ध्यान में रखकर इन्होंने संज्ञा प्रकरण के बाद संधि प्रकरण का समायोजन किया। अब वाक्य घटक पदों का संस्कार अपेक्षित था, तो सबसे पहले कारक बोधक जो पद हैं, जो सुप प्रत्यय के योग से बनते हैं, ऐसे सुप प्रत्यय के योग से बनने वाले शब्दों के निर्वचनार्थ इन्होंने षडलिंग, दो तरह के ऐसे वो शब्द हैं जो सुप प्रत्यय के योग से बनते हैं। कुछ शब्द तो अजंत हैं जिनका अंत्य अवयव अच स्वर वर्ण है, और कुछ प्रत्यय शब्द ऐसे हैं जो सुप प्रत्ययों के योग जिनसे शुभ विभक्तियाँ युक्त होती हैं, शुभ विभक्तियों के योग से पदत्व को प्राप्त करते हैं। वैसे प्रातिपदिक हलंत भी हैं जिनके अंत में व्यंजन वर्ण हुआ करता है। और दोनों ही तरह के शब्दों के प्रातिपदिकों के 3 लिंग भेद से 3 अजंत और 3 हलंत, ये षडलिंग प्रकरण का समायोजन इस ग्रंथ में हुआ। पश्चात वो सुप प्रत्यय के योग से औत्सर्गिक सुप माने प्रथमा एक वचन अव्यय से भी पद साधुत्वार्थ आता है, इसलिए षडलिंग के बाद अव्यय प्रकरण का भी समायोजन हुआ। तदुपरांत ये जो प्रातिपदिकों से अजंत हलंत या अव्ययों प्रातिपदिकों से जो विभक्तियाँ आती हैं, इन विभक्तियों का क्या अर्थ है, इस एतदर्थ माने अर्थ निर्वचनार्थ, विभक्त्यर्थ निर्वचनार्थ कारक प्रकरण यानी विभक्त्यर्थ प्रकरण का समायोजन इस ग्रंथ में हुआ। अब सुबंत कुछ ऐसे भी पद हैं जो कई पदों के मेल से, कई पदों के एक ही भाव से, कई पदों के समसन से एक ही भाव से बने हुए हैं, और उनको वाक्य में बहुशः प्रयोग है। वाङ्मय में समस्त पदों के प्रयोगों का आधिक्य है, लेकिन वो सुबंत ही हैं, वो तिङन्त नहीं हैं। इसलिए सुबंत पदों के निर्वचन के क्रम में विभक्त्यर्थ के निरूपण के बाद समास का प्रसंग आता है, संदर्भ आता है। ये पहले भी रखा जा सकता था, क्योंकि इसकी भी प्रातिपदिक संज्ञा होकर इससे विभक्तियाँ होती हैं, किंतु समास विधि में विभक्त्यर्थ का विचार भी अपेक्षित है। विभक्त्यर्थ की अवगति के बिना, बोध के बिना हम समास कार्य भी नहीं कर सकते। इसलिए पहले विभक्त्यर्थ का विचार कर लिया गया समास से पूर्व। अब उसके बाद जो शेष जो सुबंत पद हैं उनके निर्वचनार्थ ये समास प्रकरण का प्रसंग आया है, कि प्रसंग संगति से कारक प्रकरण के बाद समास प्रकरण का समायोजन आचार्य ने इस ग्रंथ में किया है। हम सब उसी समास प्रकरण के स्वाध्यायार्थ इस कक्षा में समवेत हुए हैं। हम पारस्परिक सहयोग से, सद्भाव से एवं मैत्री भाव से इस स्वाध्याय यात्रा को पूर्णता प्राप्त करा सके, इसलिए ध्यानस्थ हों। आइए, ये समास शब्द ये अन्वर्थ संज्ञा है। समास प्रकरण में जो सूत्र हैं, उन सूत्रों के विचार से पहले समास की जो स्वाभाविक प्रवृत्तियां हैं हम उसको समझें। ये समास, इसमें इसकी क्या क्या इसके वैशिष्ट्य हैं, इसको हम स्वाभाविक ऐसे ही थोड़ा समझ लें तो छात्रों के लिए को समझने में सौविध्य होगा, सरलता होगी। तो ये समास सबसे पहले तो ये समसनम, बहुनाम पदानाम, एक पदिभवनम,
ये समास का अर्थात एकार्थी भावापन्न पद समुदाय विशेष पद समुदाय विशेषवत्वम, ये सब समास के लक्षण हैं, समास की परिभाषाएं हैं। जब दो या दो से अधिक पद एक पद हो जाते हैं, एक अर्थ को ही देते हैं, जबकि उनमें पहले से विभक्तियां होती हैं, विभक्तियों के अर्थ होते हैं, लेकिन जब हम समास संज्ञा को, समासत्व को का उदाहरण करते हैं, तब उनमें अलग अलग पदों से आई हुई अलग अलग विभक्तियां और उन विभक्तियों के योग से बने हुए पदों का जो अलग अलग अर्थ है वो अलग अलग अर्थ नहीं रह जाता है, वो विभक्तियां हट जाती हैं, पद एक हो जाता है और उन एकीकृत एकीभूत पदों का अर्थ भी एक ही होता है, वो विशिष्ट अर्थ होता है। साथ साथ जब वो समास संज्ञा समासत्व को प्राप्त कर लेता है, समास संज्ञक हो जाता है, तब उसमें जो पहले से विभक्तियां हैं उनकी प्रादिपदिक संज्ञा हो जाती है और विभक्तियों का लुक हो जाता है, विभक्तियां हटा दी जाती हैं और पुनः वाक्य में प्रयोग के लिए उनसे विभक्तियां लाई जाती हैं, विभक्ति पुनः आती है उससे, और तब जाकर वाक्य में उसका प्रयोग होता है। ये समास की कुछ खास विशेषताएं हैं और ये समास के कई भेद हैं। मुख्यतः अव्ययभाव तत्पुरुष के भी भेद हैं। जब विशेषण विशेष भाव के रूप में एक विशेषण एक विशेष, ये दो पद जब पदों का एक ही भवन होता है, समास होता है, तो ऐसे समास को कर्मधारय समास कहते हैं। और उसी समास में जब कोई पूर्व पद संख्याबोधक हो जाता है तो उसको हम द्विगु समास कहते हैं। और विशेषण विशेष भाव से ही अन्वित किंतु अन्य पदार्थ प्रधान विशेषण विशेष भाव यानी संपन्न जो दो पद हैं और दोनों पदों के द्वारा किसी अन्य पदार्थ की समास में समासिक जो वाक्य है उसमें प्रयुक्त जो पद हैं वो अपने अर्थ को न देकर पदार्थांतर में प्रवृत्त हैं तो वो बहुव्रीहि समास कहे जाते। ऐसे पदों का जो समास है वो बहुव्रीहि समास है। इसी तरह से द्वंद्व समास भी है, जहाँ दोनों पद समान अर्थ रखते हैं, दोनों की समान रूप से प्रधानता है। अव्ययभाव समास में पूर्व पदार्थ की प्रधानता होती है, तत्पुरुष समास में उत्तर पदार्थ की प्रधानता होती है, बहुव्रीहि समास में अन्य पदार्थ की प्रधानता होती है, और द्वंद्व समास किंतु द्वंद्व समास में दोनों ही पदार्थों की प्रधानता होती है। तो मुख्य रूप से तो यही चार समास हैं, लेकिन जहाँ ये न तो पूर्व पदार्थ प्रधान है, न ही उत्तर पदार्थ प्रधान है, न ही उभय पदार्थ प्रधान है और न ही अन्य पदार्थ प्रधान है, ऐसे भी कुछ पद हैं जिनको हम केवल समास कहते हैं। इस तरह से समास की ये कुछ खासियतें हैं, ये कुछ वैशिष्ट हैं समास के। और ये समास 5 प्रकार की वृत्तियों में एक वृत्ति है। वो 5 प्रकार की वृत्तियां क्या हैं? सबसे पहले तो वृत्ति ही क्या है? तो परार्थाभिधानम वृत्ति ही। जब 2 या 2 से अधिक पद परार्थ बोधन में प्रवृत्त हों, अभिधानम कथनम, परार्थ कथन में जब प्रवृत्त हों, तो ऐसी वृत्ति वर्तनम वृत्ति ही, अर्थात पदार्थांतर के बोधन में उनको प्रवृत्त हों, तो वहाँ पर वृत्ति मानी जाती है। वृत्ति शब्द से ऐसे पदों को कहा जाता है। ऐसी वृत्तियाँ 5 हैं: कृत वृत्ति, तद्धित वृत्ति, समास वृत्ति, एक शेष वृत्ति और सनाद्यंत धातुरूप वृत्ति। ये 5 वृत्तियाँ हैं। तो ये कृत वृत्ति कहाँ है, तद्धित वृत्ति कहाँ है
ये सब भी थोड़ा हम लोग समझ लें तो ये धातु से होने वाले जो तीन भिन्न प्रत्यय हैं उनको कृत कहते हैं, और उन प्रत्ययों के योग से बने हुए जो शब्द हैं उनको कृदंत कहते हैं। तो ये कृदंत जो शब्द हैं उनमें जो वृत्ति है वह कृत वृत्ति है, उनमें कृत वृत्ति है। वो प्रकृति प्रत्यय परार्थ के अभिधान में प्रवृत्त हैं। प्रत्यय प्रत्यार्थ के अर्थ में के बोधन में प्रवृत्त है, और प्रत्यार्थ प्रकृत्यर्थ के अर्थ बोधन में प्रवृत्त है। दोनों मिलकर के एक प्रकृति और प्रत्यय का जो स्वतंत्र अर्थ है उससे एक अलग अर्थ का बोधन कराते हैं। इसी तरह से ये तद्धित वृत्ति है, ये प्रातिपदिकात के अधिकार में प्रातिपदिक से ही होने वाले जो प्रत्यय हैं तद्धिता के अधिकार में, उन प्रत्ययों को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। और तद्धित प्रत्ययों के योग से जो पद बने हैं, तद्धितांत जो शब्द बने उनको तद्धितांत शब्द हैं। उनकी भी तद्धित समासाष्ट्र से प्रातिपदिक संज्ञा होती है, उनसे भी स्वादि प्रत्यय होते हैं, और वो सुबंध पद के रूप में उनका वाक्य में प्रयोग होता है। तो वो तद्धित वृत्ति हैं, वो प्रकृति प्रत्यय दोनों एक दूसरे के या किसी तीसरे अर्थ का बोध में प्रवृत्त होने से वो परार्थ हैं, परार्थ का के अभिधायक होने से वो भी वृत्ति हैं। इसी तरह से एक शेष वृत्ति है, सनाद्यंत धातु रूप वृत्ति है। तो एक शेष वृत्ति क्या है? जहाँ च से परस्पर संयुक्त जो बहुत सारे पद हैं उन पदों में एक पद शेष रह जाता है और शेष पदों का लोप हो जाता है। माने शेष पद के निवर्तन पूर्वक पुरस्तर जो शिष्ट जो पद है, बचा हुआ जो पद है, वही शेष पदार्थों जो निवर्तित जो पद हैं जिनका लोप आदि हो गए हैं उन पदों के अर्थ का विधान करता है। एक शेष जो बचा हुआ पद है, घटश्च घटश्च घटश्च, इस तरह से और भी है, माता च पिता च पितरौ। अब यहाँ पितृ शब्द से माता पिता दो का समास किए, पितृ शब्द ही बचा। तो ये माता पिता मातृ अर्थ को भी और पितृ अर्थ को भी, दोनों ही अर्थों को देने में प्रवृत्त है। ऐसी वृत्ति को हम परार्थ के अभिधायक का ऐसी वृत्ति को हम एक शेष वृत्ति कहते हैं। इसी तरह से धातुओं से सनादि प्रत्यय होते हैं, और सनादि प्रत्ययों के बाद सन क्यं काम मैच इत्यादि प्रत्यय होते हैं। उन प्रत्ययों के योग से बने हुए जो शब्द हैं उनकी पुनः सनाद्यंता धातु से धातु संज्ञा होती है। और धातु संज्ञा, वो धातु भी एक विशिष्ट अर्थ को बतलाते हैं। वो अपने प्रत्यार्थ प्रत्यय प्रकृत्यर्थ को बोधन में तत्पर है, और प्रकृत्यर्थ और प्रकृति प्रत्यार्थ के बोधन में तत्पर है। यानी दोनों मिलकर के एक विशिष्ट अर्थ का बोध कराते हैं। ऐसी परिस्थिति में जो एक वृत्ति का स्वरूप बनता है उस वृत्ति को सनाद्यंत धातु रूप वृत्ति कहते हैं। और यही उन्हीं 5 वृत्तियों के अंतर्गत एक समास वृत्ति है जिसको हम अपने स्वाध्याय का विषय बना करके प्रवृत्त हुए हैं, वह है समास वृत्ति। यहाँ भी जब 2 पद या 2 से अधिक पद को मिलकर अपनी अपनी भक्तियों को छोड़ देते हैं, अपने अपने अर्थों को भी छोड़ देते हैं, अपने स्वतंत्र पद के स्वरूप का भी परित्याग कर देते हैं, और एक पद बन जाते हैं और एक ही विशिष्ट अर्थ को देते हैं। ऐसी वृत्ति को समास वृत्ति कहते हैं। यह समास वृत्ति एकार्थी भाव की स्थिति में होती है, और इस वृत्ति में ये जो वृत्ति घटक जो अन्य पद हैं वो अप्रधान हो जाते हैं। उनकी 3 परिस्थितियां हैं। एक तो वो अप्रधान हो जाते हैं, गौण हो जाते हैं, उनका अर्थ अप्रधान हो जाता है, और दूसरा ही वो अर्थ का ही परित्याग कर देते हैं, अपना अर्थ को धारण ही नहीं करते हैं। और तीसरा है कि वो प्रधानार्थ के बोधन में तत्पर हो जाते हैं, अपना अर्थ बोध से उनका तात्पर्य नहीं होता है।
दोनों या दो से अधिक पदों के एक ही भाव से बना हुआ जो एक पद है, उस पद का जो प्रधान अर्थ है उसी अर्थ के बोधन में वो तत्पर हो जाते हैं। अपना अर्थ उनका परित्यक्त हो जाता है, अपना अर्थ से उनका कुछ। तो इस तरह से ये जो वृत्ति है यही एकार्थी भाव है। और एकार्थी भाव की स्थिति में ही ये समास नाम की वृत्ति होती है। यह वाक्य में ही कल्पित हो जाती है। समास होने से पहले इस वृत्ति की कल्पना, इस एकार्थी भाव की कल्पना वाक्य में ही हो जाती है। और वाक्य में जब एकार्थी भाव की कल्पना हो जाती है, इस रूप में हम जब किसी शब्द को कहना चाहते हैं तो कहना चाहते का मतलब ये अर्थ, एकार्थी भाव रूप जो अर्थ जो है पहले ही वाक्य के माध्यम से वक्ता यानी प्रयोक्ता के मस्तिष्क में, उसके बुद्धि पटल पर आ जाती है। तब जाकर के यह परिस्थिति आने पर ही समास विधायक सूत्र की प्रवृत्ति, शास्त्र की प्रवृत्ति होती है, अन्यथा नहीं। तो ये सारा वैशिष्ट या समास से संबंधित जो बातें हैं उसको सामान्यतया हम यथा बुद्धि आप लोगों के सामने रखने का प्रयास किया है हमने। अब आगे हम सीधे प्रकृति की ओर चलेंगे। इस प्रकरण में के लिए जो सूत्र, जो नियम हैं, उन नियमों पर अपना विचार रखना चाहेंगे। तो ये समर्थः पद विधि, ये समास नाम की जो वृत्ति है, ये वृत्ति कैसी वृत्ति है? तीन तरह की विधियां होती हैं। एक पद विधि तीन तरह की होती है। एक तो होती है ये दो पदों के बीच में, और एक विभक्ति विधि होती है। एक पद विधि माने समास को पद विधि माना गया है, समास को ही पद विधि के अंतर्गत रखा गया है। एक विभक्ति विधान को ही पद विधि के अंतर्गत रखा गया है। और तीसरा परांगवत भाव यानी अतिदेश को भी पद विधि के अंतर्गत रखा गया है। समास पद विधि है, किंतु हमारे जो आचार्य हैं उन्होंने कहा कि सर्वोपि विधि पद विधि। पदत्व प्रयोजिका जितने भी कार्य हैं जो शास्त्रों के द्वारा संपादित होते हैं, जहाँ शास्त्रों के प्रवर्तन के बाद इदम पदम ऐसा व्यवहार संभव है, तो उस तरह की सारी विधियाँ पद विधि हैं। ये महान वैयाकरण आचार्य नागेश जी का मत है। वो समास विधि को ही पद विधि नहीं मानते, केवल समास विधि को पद विधि नहीं मानते, केवल विभक्ति विधान को पद विधि नहीं मानते, और केवल परांगवत भाव को यानी अतिदेश विधान को पद विधि नहीं मानते, अपितु इदम पदम इस व्यवहार की प्रयोजक जितने भी कार्य हैं जो पाणिनि के यानी पाणिनि कात्यायन पतंजलि के सिद्धांत से सम्मत हैं, वे सारे के सारे पद विधि हैं। सबको पद विधि कहा जा सकता है। तो ये पद विधि है और पद विधि में ही समास होता है। तो आए समास का अब उपक्रम करते हैं, कैसे, किस परिस्थिति में, किन किन अर्हताओं के रहने पर समास विधायक सूत्रों की प्रवृत्ति संभव है। इसके लिए पहला सूत्र है समर्थः पद विधि। एक बात, पहली बात, ये जो समास के जो हमने चार भेद बतलाए, अव्यय भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुव्रीहि, ये चार भेदों में, और केवल समास को तो ऐसे ही माना, उसके लिए कोई अलग से संज्ञा का विधान नहीं किया गया और उसके प्रयोग भी कम दिखते हैं। तो अव्यय भाव प्रकरण, इस समास का जो भेद के अनुसार जो प्रकरणों का निर्धारण हुआ है,
उस निर्धारित प्रकरणों में प्रथम स्थान उद्देश्यत्व ने प्रथम स्थान प्राप्त है अव्ययी भाव को, इसलिए अव्ययी भाव प्रकरणम से इस प्रकरण का अव्ययी भाव समास प्रकरणम इसका नाम है। और हम यहीं पर से आरंभ करते हैं। इसका पहला सूत्र है समर्थः पद विधि। इसमें दो पद हैं, समर्थः प्रथमांत और दोनों ही प्रथमांत हैं, और पद विधि ये दोनों ही प्रथमांत हैं। इसमें पदस्य विधि पद विधि ये समस्त पद है। अब यहाँ समर्थ पद की समर्थाश्रित में लक्षणा है, समर्थ पद की समर्थाश्रित में लक्षणा है। तो पदस्य विधि, अब पदस्य में जो षष्ठी विभक्ति है, षष्ठी समास जो हुआ है वो षष्ठ्यर्थ संबंध है। तो पद संबंधी और उसका अभेद संबंध से विधि में अन्वय होता है, माने पद संबंध भिन्न विधि क्या है, समर्थाश्रितः बोध्यः समर्थाश्रितः भवति। ये जितनी भी पद विधियां हैं वो सबको हम, ये कब संभव है, जब दो पदों के बीच में सामर्थ्य हो, सामर्थ्य हो, मोटा मोटी इसका अर्थ है परस्पर अन्वय योग्यता हो, संबद्धार्थ भाव हो, एक दूसरे के साथ इनके अर्थों की संबद्धता हो, आकांक्षा, योग्यता, तात्पर्य, आसक्ति के माध्यम से एक दूसरे से अन्वित हो रहे हों, अन्वित होकर के वाक्यार्थ बोध में, अपने अर्थ के बोध में सक्षम हो रहे हों। ऐसी परिस्थिति में ये विधियां पद विधियां होती हैं। इसलिए कहा समर्थ पद विधि ही, पद संबंधी जो विधियां हैं वो समर्थाश्रित होती हैं। अब ये सामर्थ्य जो है वो दो तरह का है, वो सामर्थ्य का दो भेद है, एक व्यपेक्षा रूप सामर्थ्य है और एक एकार्थी भाव रूप सामर्थ्य है। व्यपेक्षा और एकार्थी भाव, तो ये विपक्षा रूप सामर्थ्य क्या है, वाक्यों में होता है विपक्षा रूप सामर्थ्य, जहाँ वाक्य होते हैं। राज्ञः पुरुषः देवदत्तः गृहं गच्छति, कृषकः जलेन धान्यम सिंचति। ये जो वाक्य हैं यहाँ विपेक्षा रूप सामर्थ्य है, ये आकांक्षा है। सिंचति पद का कोई उच्चारण करता है, आकांक्षा होती है, किम सिंचति, तो धान्यम सिंचति, केन सिंचति, जलेन सिंचति, कह सिंचति, कृषकः सिंचति। इस तरह से आकांक्षा, परस्पर वाक्यों में जो पद हैं ये परस्पर साकांक्ष हैं, और साकांक्ष होकर के ये अर्थ के बोधन में प्रवृत्त होते हैं। जहाँ ये साकांक्षता नहीं है, या विपेक्षा भाव नहीं है, वहाँ उनसे अर्थ का बोधन नहीं होता है। ऐसे वाक्यों का अर्थ का बोध नहीं होने से निरर्थक होते हैं, उनका प्रयोग भी नहीं होता है। जैसे अग्निना सिंचति, अब सिंचति, कह सिंचति, कृषकः सिंचति, किम सिंचति, तो कहेगा कुछ, धान्यम सिंचति, किंतु केन सिंचति, बहनिना सिंचति, कोई नहीं कहेगा। ये निरर्थक वाक्य होता है, क्योंकि अन्वय योग्यता नहीं है। परस्पर साकांक्षता सेचनक क्रिया का के साथ अन्वय योग्यता, सेचनक क्रिया की सार्थकता, सेचन क्रिया रूप अर्थ की उत्पत्ति अग्नि से संभव ही नहीं है। नहीं होने के कारण इसमें योग्यता के अभाव में ऐसा वाक्य का प्रयोग नहीं होता है। यहाँ विपेक्षा भाव नहीं है। विपेक्षा भाव वहाँ होता है परस्पर आकांक्षा रूपा व्यपेक्षा, विशिष्टा अपेक्षा व्यपेक्षा। व्यपेक्षा शब्द का में ही उसका अर्थ भी है, समर्थ शब्द में ही संबद्ध अर्थ समर्थ।
यहाँ समर्थ शब्द का यह अर्थ है। संबद्ध परस्परम संबद्ध अर्थः समर्थः। तो कृषकः जलेन धान्यम सिंचति में क्या है, जितने भी पद हैं उनके जो जो अर्थ हैं सब परस्पर संबद्ध हैं, परस्पर साकांक्ष हैं, इसलिए वहाँ व्यपेक्षा रूप सामर्थ्य है। किंतु एकार्थी भाव सामर्थ्य में वहाँ क्या होता है, वहाँ तो जो पद हैं वो उपसर्जनीभूत हो जाते हैं, अप्रधान हो जाते हैं, गौण हो जाते हैं। गौणता का कारण क्या है कि पद का मतलब है पद्यते गम्यते अर्थ अनेन इति पदम, तो जिससे अर्थ का बोध हो। लेकिन ये जो जहाँ ये पद विधि होती है, समास रूपी पद विधि होती है, वहाँ पर ये जो समास घटक जो पद हैं उनसे पद्यते गम्यते अर्थ ऐसा नहीं है, वो अपने अर्थ को परित्याग कर देते हैं। क्यों कि वो उपसर्जनीभूत गौण हो जाते हैं, साथ ही वो निवृत्त स्वार्थानी हो जाते हैं। वो अपने स्वार्थ बोधन से उनका निवर्तन हो जाता है, स्वार्थ बोधन के प्रति जो उनकी तत्परता होती है उससे वो विमुख हो जाते हैं, अपना अर्थबोध कराना उनका लक्ष्य नहीं रह जाता है। और ऐसा ये सब क्यों होते हैं, तो मुख्यार्थ बोध में वो प्रवृत्त हो जाते हैं। जो एक पदी भाव से बना हुआ जो पद है उसका जो मुख्य अर्थ है उसी अर्थ के बोधन में उनकी प्रवृत्ति रहती है। अर्थात पृथक अर्थानाम पदानाम, सब ये जो पृथक पृथक अर्थ वाले जो पद हैं वो समुदाय निष्ठ एक शक्त्या, जो अलग अलग पद हैं, अलग अलग उनकी शक्ति ग्रह है, अलग अलग उनसे अर्थ की उपस्थिति है और अलग अलग अर्थ से अर्थ का बोध होता है, साध बोध होता है। यह स्थिति नहीं रह जाती है। पृथक पृथक विभक्तियों से बने हुए जो पद हैं वो समुदाय निष्ठ, वो उन कई पदों का जो समुदाय है उस समुदाय, पूरे समुदाय में एक शक्ति मान ली जाती है, एक अर्थ के बोध कराने वाली एक ही शक्ति मान ली जाती है। इसलिए वो सारे पद अपने अपने अर्थ का परित्याग करके जो एक शक्ति से विशिष्ट जो पद है, संघीभूत जो पद है, एकीभूत जो पद है, उस पद के अर्थ के बोधन में प्रवृत्त हो जाते हैं। ऐसी परिस्थिति को हम एकार्थी भाव कहते हैं। आइए समास करने से पूर्व समास का जो विग्रह वाक्य है, वृत्त्यर्थ का अवबोधक जो वाक्य है, वृत्त्यर्थावबोधकम वाक्यम विग्रह, वृत्ति के अर्थ का बोध कराने वाला जो वाक्य है उस वाक्य को हम विग्रह वाक्य कहते हैं। वो विग्रह वाक्य के भी कई भेद होते हैं, वो आगे इस पर विचार किया जाएगा। तो ये विग्रह वाक्य में ही वो आरोपित हो जाते हैं वो अर्थ। एकार्थी भूत जो एक ही भवन जो है पदों का, उससे होने वाला जो अर्थबोध है उस अर्थ की कल्पना लौकिक विग्रह वाक्य में ही हो जाती है, अलौकिक विग्रह वाक्य में भी उसकी कल्पना हो जाती है। तभी यह अर्थ विवक्षित होने पर समास शास्त्र की प्रवृत्ति समासार्थ होती है। तो ये दो तरह का सामर्थ्य है, विवेक्षा रूप सामर्थ्य, एकार्थी भाव रूप सामर्थ्य। ये दोनों ही अर्थ समर्थ पद की व्युत्पत्ति जन्य लभ्य, माने उसका अन्वर्थ संज्ञा है समर्थ। एकार्थी भाव की अन्वर्थ संज्ञा है और विवेक्षार्थ की अन्वर्थ संज्ञा है। तो संबद्ध अर्थ समर्थ है। यहाँ सम उपसर्ग का अर्थ है, सम का अर्थ है संबद्ध अर्थ है, आगे संबद्ध अर्थ समर्थ है। वाक्य घटक जो पद हैं है ना, उनके अर्थ परस्पर संबद्ध हैं, माने अन्वय योग्यता आकांक्षा तात्पर्य आसक्ति के आधार पर परस्परान्वित हैं। ये संबद्धार्थ है। इस स्थिति में वाक्य का ही प्रयोग होगा। ऐसी परिस्थिति में समास पद विधि नहीं होगी। आगे जो है दूसरा है संश्लिष्टार्थ समर्थ, संगतार्थ समर्थ, संश्लिष्टार्थ समर्थ। अब यहाँ संगत अर्थ का नाम है समर्थ। सम उपसर्ग का अर्थ है संगति, अर्थ है। तो संगत अर्थ, संश्लिष्ट अर्थ, मिला हुआ अर्थ। किस तरह से मिलना? जैसे दूध में
जल मिला दिया। अब चाहें कि हम दूध का, उसमें एक ही पात्र में दूध भी है और जल भी है, तो हम उससे जल को पृथक करके जल का काम ले सकें, प्यास लगे तो उससे प्यास बुझा लें, और ज़रूरत हो बच्चे को दूध पान कराना तो दूध उससे जल से पृथक करके दूध पिला लें। यह संभव नहीं है। जहाँ संश्लिष्ट की स्थिति होती है, जहाँ संगत अर्थ की स्थिति होती है, वहाँ ये बात नहीं है। उसी तरह से जहाँ एकार्थी भाव की स्थिति होती है, एकार्थी भाव की स्थिति में जब अनेक पद का एक पदी भाव हो जाता है, तो हम अलग अलग पदों का अलग अलग अर्थ निकाल करके अलग अलग प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे रिद्धस्य राजपुरुषः, रिद्धस्य राजपुरुषः में तो ये रिद्धस्य जो विशेषण है ये राजा का के लिए है, लेकिन राजन पदार्थ का पुरुष पदार्थ के साथ जब समास हो गया, एक पदी भाव हो गया, तब ये एकीभूत हो गया, संश्लिष्ट हो गया, संगत हो गया। अब राज पदार्थ को अलग निकाल करके उसका रिद्ध पदार्थ के साथ अन्वय संभव नहीं है, क्योंकि एक पदार्थ हो गया। पदार्थ पदार्थे नान्वति न तो पदार्थायिक देशे न। अब ये पदार्थायिक देश हो गया, पूरा पदार्थ है राज संबंध भिन्न पुरुष, इतना बड़ा एक अर्थ है, और राज पदार्थ उसका एक अंग है, एक अवयव है। अब उसके साथ हम पदार्थांतर का अन्वय नहीं कर सकते। जैसे दूध से और जल एक में मिला हुआ है, घृत और तेल एक में मिला हुआ है, एक ही पात्र में हमने रख लिया, मिला लिया, अब उससे तेल निकाल करके अलग तेल का काम करना, तेल की जरूरत पड़ने पर तेल निकाल करके तेल का काम करना, और घी निकाल करके घी का काम करना। उसी तरह से दूध से, जल मिश्रित दूध से दूध को निकाल कर दूध का काम करना आवश्यकता अनुसार, और जल को निकाल कर जल का काम करना, ये संभव नहीं है। इसी को कहते हैं संगतार्थ, संश्लिष्टार्थ। यही संश्लिष्टार्थ जो है ये सामर्थ्य है। इस सामर्थ्य की स्थिति में ही पद विधि होती है। दो पदों के बीच में जो होने वाला कार्य है वह कार्य, समास विधि भी एक पद विधि है। तीन तरह की विधियों में समास विधि और विभक्ति विधान और परांगवद भाव। आचार्य नागेश के मत में तो पदत्व प्रयोजक जितनी भी विधियां हैं वो सारी विधियां पद विधि हैं। तो चलें, ये समर्थाश्रितो बोध्य हमने समझ लिया। और ये समास जो है एकार्थी भाव की स्थिति में ही, सामर्थ्य की स्थिति में ही संभव है। अब समास की ओर हम बढ़ते हैं। तो सबसे पहले एक अधिकार सूत्र है, प्राक् कडारात् समासः। प्राक् कडारात् समासः में तीन पद हैं, प्राक् है, कडारात् है और समासः है। कडारात् पंचम्यंत है, बाकी दोनों पद प्राक् और समासः प्रथमांत पद हैं। ये अधिकार सूत्र है। अधिक्रियते स्वोत्तरस्मिन् सूत्रेषु अवयवत्वेन न पठ्यते। अधिकार अधि उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से प्रत्यय विधान कर अधिकरण में प्रत्यय करके अधिकार शब्द बना है। अब ये अपने से उत्तर जितने भी सूत्र हैं, ये अधिकार की एक सीमा होती है। कहाँ तक किसका अधिकार है इसका भी आचार्यों ने वर्णन किया है। तो ये कडारात् कर्मधारय सूत्र है। उस सूत्र से पहले सूत्र है वाहिताज्ञादिषु। अष्टाध्यायी के क्रम में दूसरे अध्याय के दूसरे पाद का 37वां सूत्र है। यह सूत्र दूसरे अध्याय के प्रथम पाद का तीसरा सूत्र है। तो चौथा सूत्र से लेकर के द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद के चौथे सूत्र से लेकर और द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद के 37वें सूत्र तक ये समासः का अधिकार है। प्राक माने ये अवधि बोधक पद है। प्राक किससे प्राक, कस्मात् प्राक, तो आ कडारा दे का संज्ञा ये जो सूत्र है उस सूत्र से प्राक। कहाँ तक, कौन सा सूत्र है उससे पहले, तो वाहिताज्ञादिषु सूत्र है, वहाँ तक ये समासः का अधिकार है।
जितने भी समास विधायक सूत्र हैं सब जगह यह समासः पद जाएगा, और समासः पद जाएगा अपने साथ प्राक को भी ले जाएगा। तो पहले ये समास संज्ञा वाक्य को, जहाँ एकार्थी भाव रहेगा, एकार्थी भाव होने की स्थिति में जहाँ दो या दो से अधिक पदों का एक पदी भवन की स्थिति होगी, वहाँ पर ये जाएगा और कहेगा कि ये अयम समासः, इसकी समास संज्ञा है, इसका नाम समास है, ये समास नाम करेगा। और फिर वो समास के जो कई भेद हैं, और भी ये तो समास संज्ञा सामान्य संज्ञा है। जैसे कारके अधिकार सूत्र था, हम लोग पहले जो स्वाध्याय यात्रा की उसमें, अब वो कारके का अधिकार है। प्रत्येक कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, अधिकरण, ये कारकत्व व्याप्य कर्तृत्वादि संज्ञा विधायक जो कर्तादि संज्ञा विधायक जो सूत्र हैं, सब जगह वह कारक पद गया। और पहले वो उन कर्तादि को पहले कारक संज्ञा दिया। पहले वह कारक है, बाद में वह कर्ता है। पहले वह कारक है, बाद में वह कर्म है। पहले वह कारक है, बाद में वह करण है। इसी तरह से पहले जहाँ कहीं भी दो या दो से अधिक पदों का एक ही भाव होगा, वहाँ सब जगह समासः पद जाएगा, और सबसे पहले उसकी समास संज्ञा होगी। ये व्यापक संज्ञा है। और अव्यय भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, बहुव्रीहि, द्वंद्व, ये सब व्याप्य संज्ञाएं हैं। कारक समासत्व व्याप्य संज्ञाएं हैं, इसलिए ये संज्ञाएं बाद में होंगी, पहले सब जगह समास संज्ञा होगा। इसलिए कहते हैं कडारः कर्मधारय इत्यतः प्राग समासः इत्यधिक्रियते। समासः का वहाँ तक अधिकार है। तो यानी अब वैभाव संज्ञा विधायक सूत्र में हो जाएगा, तो वहाँ पहले समास संज्ञा होगी, बाद में वैभाव संज्ञा होगी। पहले समास संज्ञा होगी, बाद में तत्पुरुष संज्ञा होगी। इस तरह से होगा। अब आगे समास संज्ञा, समास पद वहाँ जाएगा। अब समास विधायक सूत्र को ही रखते हैं सह सुपा। सह सुपा में दो पद हैं, सह अव्यय है, सार्थक अव्यय है, और सुपा ये जो प्रातिपदिक इंज्ञा प्रातिपदिकात् प्रत्यय परस्य, इन सूत्रत्रय के अधिकार में होने वाले जो प्रत्यय हैं सौजस्मौट से, उनमें सु से लेके सु पर्यंत ये 21 प्रत्ययों के लिए सुप शब्द का प्रयोग हुआ है। और उसी सुप के लिए सुप के तृतीया के एक वचन में सुपा शब्द का प्रयोग है यहाँ, सह सुपा। अब सह सुपा में जोग विभाग इनको अभिष्ट है। क्यों कि सुपा में तृतीया विभक्ति है, सुपामंत्रित से सुप पद का अनुवर्तन होगा, तो सुबंतम सुबंते न सह समस्त, ऐसे भी तृतीया विभक्ति इसमें सुपा में है, तो सहार्थ में तृतीया विभक्ति है, सहार्थ ऐसे ही गम्यमान हो जाएगा। सह कहने की क्या आवश्यकता है? ये सह कहना कोई आवश्यक नहीं था, तथापि आचार्य ने सह पद का उपादान किया है सूत्र में। और दूसरी बात, समास संज्ञा अन्वर्थ संज्ञा है। समास संज्ञा अन्वर्थ संज्ञा है। बहुनाम पदानाम एक पदी भवनम समसनम, यानी बहुनाम पदानाम एकाधिक पदानाम एक पदी भवनम, यह समास है। तो एक में तो समास होगा नहीं, केवल सुपा से काम नहीं चलेगा, इसलिए एक और सुप चाहिए, तो वो तो सुप आएगा। तो सहार्थ का एक सुप का दूसरे सूत्र के साथ सुप के साथ समास होता है, तो सहार्थ ऐसे ही गम्यमान हो जाएगा। यहाँ पर सह कहने का कोई औचित्य नहीं था, तथापि सह पद का यहाँ पर अनुवर्तन हुआ है। तो अनुवर्तन सामर्थ्यात, इसमें हम इसका जोग विभाग करेंगे, इसलिए कहा सह इति योगो विभज्यते। सह योग एक अलग स्वतंत्र सूत्र की हम कल्पना करेंगे यहाँ पर। परिणाम इसका क्या होगा? तो कहा कि सहयोग में हम सुवामंत्रिते से हम सुप प्रथमांत पद का अनुवर्तन करेंगे,
और समर्थः पद विधि से समर्थः पद को लाएंगे, अनुवर्तन करेंगे। यहाँ तृतीयांतत्व न भी परिणाम कर लेंगे तो सूत्र का अर्थ होगा। और सुप प्रत्ययबोधक पद है तो प्रत्यय ग्रहणे तदंतस्य ग्रहणम, उससे तदंत लिया जाएगा। सुप का तो स्वतंत्र प्रयोग कहीं होता नहीं है, वो तो प्रकृति से अन्वित, प्रकृति से अन्वित होकर के प्रत्यार्थ बोध कराने के लिए होता है। तो इसलिए हम सुप से सुबंत लेंगे। तो सुबंतम समर्थे न सह, और समासः का अधिकार है। तो समस्यते, समस्यते इति समासः, कर्म में यहाँ पर घय प्रत्यय है। समस्यते माने समास संज्ञाम लभते, समस्यते समास संज्ञाम लभते, उसकी समास संज्ञा होती है। किसकी? सुबंत का समर्थ के साथ। सामर्थ्य क्या है? एकार्थी भाव। एकार्थी भाव में ही समास संज्ञा की प्रवृत्ति, समास विधि की प्रवृत्ति होती है। जब किसी सुबंत का किसी पदांतर के साथ एकार्थी भाव वांछित हो तो वहाँ पर सहयोग से समास संज्ञा होती है। तो कहा कि ये कहाँ होगी, और कोई लक्ष्य तो इसका दिख नहीं रहा है। कहीं तो अव्ययभाव, सब जगह किसी न किसी सूत्र से समास हो ही जाता है। जहाँ पर एक पद का दूसरे पद के साथ समास होना है, इस सूत्र की कहाँ प्रवृत्ति होगी? ये जो विभाग सूत्र कहाँ सार के लिए है? तो कहा कि जो विभाग, अब तो जो विभाग व्यर्थ हो जाएगा, कहीं इसकी प्रवृत्ति नहीं दिखेगी। तो कहा कि योग विभागस्य इष्ट सिद्ध्यर्थम कतिपय तिङन्तोत्तर पदोयम समासः। समास प्रायः सुबंत का दूसरे सुबंत के साथ सामर्थ्य रहने पर, एकार्थी भाव रहने पर ये समास होता है। तिङन्त के साथ नहीं, प्रायः नहीं होता है, लेकिन कहीं कहीं विशिष्ट अवसर को, विशिष्ट परिस्थिति को देखकर, कहीं ऋषि वाक्यों को, कहीं वेद आदि में जो प्रमाणभूत शास्त्र हैं, वहाँ यदि सुबंत पद का सुबंत के अतिरिक्त किसी अन्य समर्थ के साथ यदि समास होता हो, एकार्थी भाव वांछित हो, एकार्थी भाव दिख रहा हो, तो वहाँ पर समास विधान करने के लिए यह सूत्र होगा। इसलिए कहा योग विभागस्य इष्ट सिद्ध्यर्थम कतिपय तिङन्तोत्तर पदोयम समासः। कहीं कहीं तिङन्त उत्तर पद भी, जिसमें दो पदों का जब हम समास करेंगे तो उसमें पूर्व पद तो सुबंत होगा, लेकिन उत्तर पद तिङन्त भी हो सकता है। आमतौर पर ये दोनों ही पद सुबंत ही होते हैं, लेकिन विशेष परिस्थिति में, वो भी अपने मन से नहीं। यदि ऐसा हम मान लें कि नहीं, आम व्यवहार में ऐसा होता है, तब तो घटो भवति में भी समास होना चाहिए। घटो भवति, कटं करोति में भी समास होना चाहिए। क्यों? कि सुबंत है कटम, करोति है उधर, तो ये क्रिया कर्म भाव क्या है? कट कट कर्मकम उत्पत्ति ही, कट कर्मकम करणम, ये एकार्थी भाव है, परस्पर साकांक्ष है यहाँ पर। तो कट कर्मकम करणम अथवा उत्पत्ति, ऐसा अर्थ हम मान लें, तब तो एकार्थी भाव मान लें, तो यहाँ भी समास होने लगेगा। होता तो नहीं है। तो फिर इस योग विभाग का तात्पर्य क्या हुआ? यदि योग विभाग करते हैं सुबंतम समर्थेन स समस्यते, उसका जब यह अर्थ करते हैं, तब तो कटं करोति, घटः भवति इत्यादि स्थलों में एक सुबंत है, एक तिङन्त है, तो ऐसी दोनों में सामर्थ्य भी है, एकार्थी भाव की भी परिस्थिति बन रही है, तो यहाँ भी समास हो जाना चाहिए। कहा कि नहीं, ये सब जगह ये योग विभाग चूंकि किया गया है, आचार्य को अभिप्रेत है, आचार्य ने योग विभाग दिखला दिया इसमें, तो योग विभाग को की सार्थकता प्रदान करने के लिए कतिपय तिङन्तोत्तर पदोयम समासः, कहीं कहीं तिङन्त उत्तर पद में भी यह समास होता है। पूर्व पद सुबंत हो, उत्तर पद तिङन्त हो, तो वहाँ पर भी यह समास संज्ञा होती है। यह
प्रायः वेदों में ही है, लौकिक प्रयोग इसमें नहीं होते हैं। सच छंदस्यैव, यह प्रयोग इस तरह का समास छंद में ही है। उदाहरण भी देते हैं, पर्यभूषयत्, अभूषयत्, ये लंगंत प्रयोग है और परि उपसर्ग है। अब यहाँ पर परि सुबंत है, निपात होते हुए भी प्रथमा एक वचन में इसमें विभक्ति सुविभक्ति आती है, इसलिए सुबंत है। इसका तिङंत उत्तर पद है अभूषयत, उसके साथ सुबंतम समर्थेन स समस्यते, सामर्थ्य तो है ही, समास हो जाएगा। इस तरह से अनुव्यचलत, अनु वी अचलत है, यह भी लंगंत प्रयोग है। तो अचलत का पहले वी अचलत, इसके साथ समास हो जाएगा, फिर अनुव्यचलत के साथ समास हो जाएगा। यहाँ पर भी तिङंत उत्तर पद है सुबंतम समर्थेन स समस्यते, माने एक ही क्रियते प्रयोक्ति भी, ऐसा व्यवहार होने लगेगा। एक पदी भाव यहाँ भी हो जाएगा। लेकिन ये सार्वत्रिक नियम नहीं है, ये केवल छंदस्यैव, ये केवल वेदों में ही ऐसा प्रयोग देखा गया है। इसलिए वहीं के लिए योग विभाग आचार्य ने किया। आचार्य लौकिक वैदिक उभयविध शब्दों की व्याकृति के लिए, अन्वाख्यान के लिए शास्त्र रचना में प्रवृत्त हुए हैं। इसलिए वैदिक प्रयोगों को भी ध्यान में रखकर वो लक्षयिक चक्षुष्क हैं, कहाँ कौन सा शब्द किस रूप में प्रयुक्त है, वहाँ कौन सी विधि होगी, समास विधि होगी, विभक्ति विधान होगा, परांगवद भाव होगा, ये सब इनको पता है। इसलिए इस बात को ध्यान में रख करके आगे है दूसरा योग है। अब इस सूत्र में दो पद थे, एक पद को जो विभाग करके सह सूत्र बना लिया, दूसरा योग है सुपा। अब सुपा योग में सुपामंत्रित से सुप प्रथमांत पद का अनुवर्तन करेंगे तो, और दोनों प्रत्ययबोधक पद हैं। अनुवृत्त जो सुप पद है वह भी प्रत्ययबोधक पद है। सूत्रगत सूत्र में उपादत्त जो सुपा तृतीयांत पद है वह भी प्रत्ययबोधक पद है। दोनों में तदंत विधि हो जाएगी। तब सुप माने सुबंतम, सुपा माने सुबंते न, दोनों एक को प्रथमांत को प्रथमांत अंत लगा करके पढ़ेंगे और तृतीयांत को तृतीयांत पद के रूप में पढ़ेंगे। तो सुबंतम सुबंते न, और समासः का अधिकार आ रहा है समस्यते, समास संज्ञक भवति। सुबंत का सुबंत के साथ जब एकार्थी भाव है तो ये दोनों ही पद क्या होते हैं, समास संज्ञा को प्राप्त करते हैं। ये दोनों की समास संज्ञा हो जाती है। और जब समास संज्ञा होगी तो कृत तदित समासाश्च, कृदंत तदादि तदितांत तदादि, और समास की प्रादिपदिक संज्ञा होगी, वो प्रादिपदिक संज्ञा उनकी हो जाएगी। प्रादिपदिक संज्ञा का इसका उदाहरण भी कोई हम लोग देख लें। अब इसका उदाहरण है, अभी तक तो अव्ययभाव संज्ञा विधायक कोई सूत्र आया नहीं है, तब तक हम केवल समास के उदाहरण के रूप में जो प्रयुक्त होता है भूतपूर्व, उस पर विचार करें। ये सबसे पहले तो समास जब हम करने चलेंगे तो समासार्थ का बोध कराने के लिए एकीभूत जो पद है उसके अर्थ का बोध कराने के लिए हम विग्रह वाक्य का प्रयोग करेंगे। वो विग्रह वाक्य दो तरह का है, एक लौकिक विग्रह, एक अलौकिक विग्रह। तो लौकिक विग्रह का जो इसका लोक में प्रयोग होता है, हम वाक्यों में व्यवहार जो करते हैं वो लौकिक विग्रह है। लेकिन शास्त्र की प्रवृत्ति जिस स्थिति में होती है वह अलौकिक विग्रह है, प्रक्रिया के निर्वाह के लिए। तो हम समास विधायक सूत्र का प्रवर्तन जब उसमें करने चलेंगे तब तो हम अलौकिक विग्रह वाक्य को दर्शाएंगे। अन्यथा केवल समस्त पद का अर्थ बतलाना चाहेंगे तो लौकिक विग्रह वाक्य का प्रयोग करेंगे। तो पूर्वम भूतः ये लौकिक विग्रह वाक्य है। अब हम सुप सुपा सूत्र का उसमें प्रवर्तन चाहते हैं, ऐसी परिस्थिति में हमको अलग अलग विभक्ति के प्रदर्शन पूर्वक पद का प्रदर्शन करना होगा। तो पूर्वम भूतसु ऐसा अलौकिक विग्रह वाक्य होगा। अब सुबंतम सुबंते न समस्यते, सुबंतम पूर्व अम, सुप है, सुप प्रत्यय के अंतर्गत अम भी है और वह है अंत में अंत्यावय जिसका, ऐसा पद है पूर्व अम। दूसरा सुबंते न भूत सु है, सु भी क्या है
प्रत्यय है, सुप है, और उससे बना हुआ जो उसके जोग से बना हुआ जो पद है, सुबंत पद है, वह है भूत पूर्व, हाँ भूत सु। इसलिए सुबंतम सुबंते न समस्यते से हम यहाँ समास संज्ञा इसकी हो जाएगी, पूर्व आम भूत सु की समास संज्ञा हो जाएगी। अब ये समास संज्ञक जो वाक्य है, इस वाक्य की हम ये कृतधि समासाश्च कृदंत तदादि तदितांत तदादि और समास की प्रादिपदिक संज्ञा होती है, प्रादिपदिक हो जाएगा। या संज्ञा सा फलवती, प्रादिपदिक संज्ञा का फल क्या होगा, तब आगे उसका फलाविधान करने वाला सूत्र का प्रवर्तन हो रहा है। सुपो धातु प्रादिपदिकयो हो। अब सुपह षष्ठ्यंत पद है और धातु प्रादिपदिकयो समस्त पद है। धातुश्च प्रादिपदिकंच इति धातु प्रादिपदिके तयो धातु प्रादिपदिकयोः। अब धातु प्रादिपदिकयोः में जो षष्ठी भक्ति है, ये षष्ठी भक्ति का अर्थ संबंध होता है। कौन सा संबंध और किसके साथ संबंध, तो ये अवयवावयवी भाव संबंध है। तो धातु का अब वो प्रत्येक के साथ संबंध का अन्वय होगा, धात्वयव और प्रादिपदिकावयव। फिर सुप के साथ उसका अन्वय करेंगे, धात्वयव सुप, प्रादिपदिकावयव सुप। और ण्यक्षत्रिया संयुक्तोर यूनि लुक सूत्र से हम लुक प्रथमांत पद का विधेय बोधक पद का अनुवर्तन करेंगे। यहाँ विधेय बोधक पद कोई नहीं था, सूत्र का अर्थ उसके बिना पूर्ण होगा ही नहीं। विधेय बोधक पद की आकांक्षा थी, इसका उद्देश्य तो दिख रहा है, सुप का लुक होता है, लेकिन विधेय बोधक पद नहीं है। इसलिए विधेय बोधक पद लुक प्रथमांत पद का अनुवर्तन करेंगे तो सूत्र का अर्थ होगा कि धात्वयव और प्रादिपदिकावयव सुप का लुक होता है। तो यहाँ हम पूर्व आम भूत सु इसकी प्रादिपदिक संज्ञा कृतधिक समासास्त्र से किए हैं। तो इतना बड़ा जो है प्रादिपदिक है पूर्व आम भूत सु, ये पहले समास संज्ञक था, अब उसकी प्रादिपदिक संज्ञा हो गई। इतना बड़ा एक प्रादिपदिक है। इस संपूर्ण प्रादिपदिक का अवयव दो हैं जो सुप के रूप में भी जिनकी पहचान है। आम की सुप के रूप में पहचान है और भूत सु में सु की भी, भूत के बाद पठित जो सु है उसकी भी सुप के रूप में पहचान है। ये प्रादिपदिक के अवयव हैं, इसलिए इनका इस सूत्र से लुक हो जाएगा। लुक पदेन आदर्शन होगा, लुक के द्वारा दर्शन होता है, स्लु के द्वारा दर्शन होता है, लुप के द्वारा दर्शन होता है, लोप के द्वारा दर्शन होता है। तो यहाँ लुक शब्दे न इसका दर्शन होगा। ठीक, तो अब पूर्व भूत ये ऐसा बच गया। अब इसमें हम आगे तो सूत्र है प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, इन दो पद हैं, दो में किसका पूर्व प्रयोग होगा, किसका पर प्रयोग होगा, ये सारी व्यवस्था संबंधी बातें आएंगी। लेकिन ये जो किसका पूर्व प्रयोग होगा उसका उपसर्जनम पूर्वम है, उपसर्जन संज्ञा जो होगा उसका पूर्व प्रयोग होता है। उपसर्जन संज्ञा किसकी होती है, तो समास विधायक सूत्र में प्रथमांत निर्दिष्ट जो पद होता है उसकी उपसर्जन संज्ञा होती है। तो यहाँ समास विधायक सूत्र तो सुप है, सुपा है, सुप का अनुवर्तन करते हैं तो सुप सुपा बनता है। तो यहाँ तो सुप पदे न दोनों ही आ जाते हैं। पूर्व आम भी क्या था, सुप था, सुबंत है, और भूत सु भी सुबंत है। तो दोनों प्रथमांत पद जो है सुप सुबंतम, उसी के द्वारा निर्दिष्ट दोनों हो जाते हैं। कोई वैशिष्ट एक दूसरे में से भिन्न नहीं है किसी में, दोनों ही समान रूप से सुबंतत्व दोनों में ही है। दोनों में प्रथमा समास शास्त्र में प्रथमांत पद के द्वारा दोनों ही निर्दिष्ट हो रहे हैं, दोनों का ही बोध हो रहा है, इसलिए अवैशिष्ट है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो किसी यहाँ उपसर्जन संज्ञा करने वाला सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होगी, फिर उपसर्जन संज्ञा ही नहीं होगी तो पूर्व प्रयोग किसका हो यह भी निर्देश करने वाला किसी सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होगी। ऐसी परिस्थिति में कैसे क्या हो, तो बताते हैं कि भाई पाणिनि ने भूतपूर्व चरट सूत्र में भूतपूर्व शब्द का प्रयोग किया है, वहाँ भी यही समास है। तो वहाँ पर भूत शब्द का पहले प्रयोग किया है। तदनुसार शास्त्र निर्देश के अनुसार, आचार्य के व्यवहार आचार के अनुसार हम भी यहाँ भूत शब्द का पूर्व प्रयोग कर देंगे तो भूत पूर्व बनेगा।
अब इससे पुनः सु आएगा, प्रातिपदिक है ही, पुनः सु आएगा और सु का उकार की संज्ञा लोप रुत्व विसर्ग करके भूतपूर्व पद बनेगा। तो भूतपूर्व चरट इति निर्देशात भूत शब्दस्य भूतपूर्व भूत शब्द से पूर्व निपात, भूत शब्द का पूर्व निपात हो जाएगा, वो भूतपूर्व बनेगा। इसी तरह से इवे ने समासो विभक्त लोपश्च, इव शब्द के साथ सुबंत पद का क्या होता है, समास होता है, और समास होने पर प्रातिपदिक संज्ञा हो करके सुपो धातु प्रातिपदिक से जो सुप विभक्ति का लुक प्राप्त है, प्रातिपदिक अवयव सुप का, उस लुक का अभाव भी इसी से होता है, लुक भी नहीं होता है। एक तो समास होता है और विभक्ति का लोपाभाव भी विधान होता है इसी से। विभक्त लोपस्य, विभक्ति का अदर्शन भी नहीं, माने अदर्शनाभाव, माने विभक्ति का अदर्शन नहीं होता है। इस तरह से इसे समास कर देंगे। समास होने पर यह समास तो एक विशिष्ट अर्थ तो बन जाएगा, समास संज्ञा का फल होगा। इससे फिट स्वर से फिट अंतोदातत्व का विधान होगा, और समास से अंतोदातत्व का भी विधान होगा। इसलिए स्वर विशिष्ट की स्थिति के लिए यहाँ पर समास वांछित है, बाकी तो समास करने से इसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं है। तो हम लोगों का यह जो स्वाध्याय काल है वह पूर्ण हो गया है, ये सब समय से नियंत्रित है। इसलिए आज हम यहीं पर हम लोग अपनी स्वाध्याय यात्रा को विराम दें, और कल है इसी समय तक के लिए, और कल फिर हम लोग इस कक्षा में इस स्वाध्याय के लिए यथा समय उपस्थित होंगे। धन्यवाद, नमस्कार।